हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिराज है। मैं अभी करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। मैंने क्लास 11th को 3 इयर्स पढ़ाया है, क्लास 12th को। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन स्मूथ टेबल। ठीक है, द फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिमूव। मतलब फोर्स क्या हो रहा है, 10 सेकंड के लिए लग रहा है, उसके बाद क्या कर दिया जा रहा है, उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, द पार्टिकल मूव्स फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। पार्टिकल फोर्स हटाने के बाद 10 सेकंड के लिए मूव करता है, और तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब आपको पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, आप जैसा कि देख रहे होंगे क्वेश्चन में मैंने बहुत जगह रेड मार्क्स लगाया है। पहला देखिए जैसे कांस्टेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टली, तीसरा स्मूथ, चौथा ये 10 सेकेंड एंड देन रिमूव, एंड पांचवा नेक्स्ट 10 सेकेंड और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। वो कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो वही कीवर्ड्स है ये। पहला कांस्टेंट, जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोई क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का गिवन क्या क्या है, आपको निकालना क्या है। आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन का, तो फिजिक्स के 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 80% उसका पार्ट हो गया समझो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब देखिए फोर्स दिया हुआ है कितना, 2 न्यूटन का। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन है। मास कितना है पार्टिकल का, 2 kg का मास है। और इससे हम लोग बताइए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स बाय मास। तो बताइए 2 न्यूटन बाय 2 kg क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैंने कैसे यूज किया, न्यूटन के सेकंड लॉ के मदद से यूज किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है। मुझसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। हम अपन लोग को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। वो भी पार्टिकल क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और गिवन क्या है, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने मदद से निकाल लिया। अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं और आप देखिएगा डायग्राम क्वेश्चन का कैसे बनता है। अब बोलिए क्या कर रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। मान लेते हैं उसका मास कितना दिया हुआ है, 2 kg, और उस पर फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ है। मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये टेबल क्या है आपका, स्मूथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन रहता तो बात कुछ और रहती। स्मूथ। आगे क्या कर रहा है, द फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकंड। फोर्स कितने समय के लिए लगता है, 10 सेकंड के लिए लगता है। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल x बराबर x 0 पे है, मान लेते हैं 0 पे, और इस समय टाइम भी क्या है, 0 है। अब जो है पार्टिकल पे फोर्स लगा तो पार्टिकल मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि 10 सेकंड के बाद पार्टिकल, ये 2 kg का पार्टिकल आपको 10 सेकंड के बाद कुछ x बराबर x1 कवर किया, और t बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। अब क्या बोला गया, अब पार्टिकल पे से फोर्स को क्या कर दिया, यहाँ जो लगने वाला 2 न्यूटन का फोर्स था ये रिमूव कर दिया गया है। अब इस पे कोई भी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा है। फिर भी क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन में कि पार्टिकल जो है आगे फिर 10 सेकंड पे चलता है। तो मान लेते हैं पार्टिकल 10 सेकंड में कुछ यहाँ पहुंचा, तो ये कुछ x बराबर x2 होगा, और t बराबर यहाँ कितना होगा, 20 सेकंड। और 20 सेकंड क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग टाइम को यहाँ से ना माप रहे हैं। यहाँ से बताइए ये 10 सेकंड हो गया, ये 10 सेकंड तो कितना होगा, 20 सेकंड। मुझे यही निकालना है x टोटल, जो कि क्या होगा आपको x2। आपको यही x2 निकालना है कि बताइए मेरे को x2 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, t बराबर 20 सेकंड में पार्टिकल यहाँ रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दौरान अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है, वो समझते हैं चलो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अपन लोग को फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लिए, सब कुछ तो पता ही है। हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन।
मोशन का यूज करते हुए अब बच्चे क्या करते हैं, ये इक्वेशन जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है, a पता है, टाइम पता है कि हाँ 20 सेकंड के लिए पार्टिकल चला, और u के बारे में वो कंफ्यूज। अब u भी यहाँ पे कितने बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि u क्या होगा। तो चलिए u के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि u क्या होता है हमारा, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए यहाँ पे तो कुछ सवाल में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन एक हिंट दिया गया है एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता है। तो एक चीज बताइए, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यू को बताने के लिए आपको एक्सेलरेशन का मतलब पता होना चाहिए, आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है ये पहले जानना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, बताइए क्या है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल 1 सेकंड में अपने वेलोसिटी को कितने से चेंज करता है, 1 मीटर पर सेकंड से चेंज करता है। जैसे अगर एक्सप्रेशन कहीं पे लिखा रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकल या एक बॉडी 1 सेकंड में अपने वेलोसिटी को कितने से चेंज करता है, 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज करता है। तो बताइए पार्टिकल तो अपने वेलोसिटी को 1 सेकंड में चेंज करता है, तो बताइए t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, 0। तब ना 1 सेकंड में वो पार्टिकल 9.8 हो जाएगा, फिर दूसरे सेकंड में उसको 9.8 और ऐड कर दीजिए। उसी से हम लोगों को यहाँ पता चला कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बच्चे आएंगे यहाँ पे, हाँ मेरे को u पता है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन पता है कितना 1, और टाइम पता है अपन को, वो क्या है, टाइम है 20 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे कितना बच्चे लिखेंगे 200 मीटर, मतलब क्या x2 बराबर कितना आ गया 200 मीटर। ये हो गया इनका फाइनल आंसर। पर मैं आपको बता दूं ये आंसर क्या है, गलत। अब सोच रहे हैं बच्चे यार कहाँ गलत हो गया, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों को ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कभी कभी ना कि इस इक्वेशन का यूज कब करना है और क्या इसमें देखना है यूज करने समय। आपको हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, कौन सा टाइम लेना है, कौन सा टाइम नहीं लेना है। तो मैं आपको जैसा कि आपको पता है कि एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये टी क्या है, ये टी के बारे में आपको समझना होगा। ये टी वो टाइम है या फिर वो टाइम इंटरवल है जब तक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। जब पार्टिकल पे फोर्स 0 हो गया तो वो टाइम इंटरवल आपको नहीं लेना है। इसका मतलब क्या पता चला आपको, यहाँ पे पार्टिकल पे फोर्स कितने देर के लिए लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए लग रहा है। तो आपको टी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 10 सेकंड लेना पड़ेगा, तब जाके आपका इक्वेशन सही से लगेगा। तो चलिए अब लगाते हैं, एस इक्वल टू क्या होगा यूसी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब देखिए यू तो 0 है हमारा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए यहाँ से मैंने 5, तो ये कितना आ गया 50 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये क्या निकला अपन को, ये निकला x1, ये क्या निकला आपको x1, मतलब आपको 10 सेकंड में ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा ये आप बता चुके हो। लेकिन पार्टिकल तो और नेक्स्ट टाइम 10 सेकंड पे चलता है, वो भी मुझे निकालना है। तब इसको, लेकिन इसमें तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन और जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए। अब यही यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो बॉडी के पास कुछ ना कुछ स्पीड आता है। तो बताइए क्या t बराबर 10 सेकंड में इस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में यही वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो बताइए क्या u क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी आता है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये पार्टिकल इसके बाद कितनी रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से चलता जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और बताइए इस रफ्तार से पार्टिकल अगले कितने सेकंड के लिए मूव करता है, अगले 10 सेकंड के लिए मूव करता है। मूव तो वो हमेशा करते जाएगा इनफिनिट टाइम के लिए, क्यों, क्योंकि ये बॉडी ये क्या कहते हैं सरफेस आपका स्मूथ है, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मूव करेगा। लेकिन हमको पूछा है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब तो भाई साहब सिंपल हो गया, आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बताइए वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितनी देर के लिए मूव करता है 10 सेकंड के लिए मूव करता है। तो बताइए यहाँ से कितना आ गया, ये 100 मीटर। तो ये आपको क्या निकल गया, ये निकल गया आपको ये वाला पार्ट कितना हो गया 100 मीटर।
और ये वाला पार्ट आपको कितना निकल गया 50 मीटर। तो बताओ अपन को कि टोटल एक्स टोटल कितना हो गया 50 प्लस 100 यानी कि कितना हो गया 150 मीटर। आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल के द्वारा जो किया गया है वो है 150 मीटर, ना कि 200 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे स्टेज तो है नहीं, जिससे मिटाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जिसमें हमारा ये कह रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल उसके द्वारा टॉर्क, उस पे टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि प्लेस्ड है कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म करने का क्या सेंस हुआ कि स्पेस के साथ और पूरी टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है, वैरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है तो व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड विल नॉट यूनिफॉर्म, मतलब इसी केस में अगर फील्ड को हट यूनिफॉर्म न रख के उसको वैरी करते हैं समय के साथ या स्पेस के साथ, तो क्या होने वाला है। तो इसको देखने के लिए अब हम लोग इसको पहले रब करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब करने वाला हूं। चलिए समझते हैं क्या कर रहा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारे पास मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसमें क्या है एक डायपोल रखा हुआ, कैसा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको पता है डायपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल और एक क्या होता है प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस। तो चलिए एक डायपोल रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे माइनस क्यू, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगे और इसके बीच का दूरी कितना, डिस्टेंस कितना है आपको 12 डिस्टेंस है मान लेते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस चार्ज पे किधर कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना लगेगा QE, और बताइए इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा QE, इधर फोर्स लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगता है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ये इंपॉर्टेंट, हम लोगों को निकालना है कि ये पार्टिकल जो है ये डायपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है घुमाना। तो बताओ ये फोर्स इसको इधर घुमाना चाहेगा और ये फोर्स क्या करेगा इधर घुमाना चाहेगा, देखो ये रोटेट करेगा ना, तो क्या होगा इस पे एक टॉर्क लग रहा है। तो उसी टॉर्क का हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मान लेते हैं ये जो हमारा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो एक चीज बताइए आप, इसको मैंने एक्सटेंड किया, बस लाइन एक्सटेंड किया, कुछ नहीं। ये पॉइंट मान लेते हैं वो पॉइंट है। मतलब ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी कितना एंगल होगा थीटा एंगल होगा, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल लाइन से दोनों इसलिए थीटा एंगल होगा। अब एक चीज बताइए हम निकालना क्या है टॉर्क। बताइए टॉर्क बराबर क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर, मतलब जिस पार्टिकल जिस फोर्स पे आप निकाल रहे हो और उसका पोजीशन वेक्टर किसी के रिस्पेक्ट में, और फोर्स क्या है फोर्स। तो बताइए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है डायरेक्शन बताता था, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इसे। तो क्या हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब एक चीज बताइए क्या मैं एफ को इधर कर देता हूँ ऐसे लिखता हूँ आर साइन थीटा। तो बताइए आर साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आर एफ आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं टॉर्क यहाँ के अबाउट निकालना चाहता हूँ, आप कहीं भी निकाल सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। इसे देखिए क्या क्यों अच्छा पॉइंट है। अब देखिए इस पार्टिकल का टॉर्क हो जाएगा 0, इस फोर्स का जो है टॉर्क हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखिए इसका आर वेक्टर इसके एक्सिस के अलोंग ही लाई कर गया है, तो उसका कोई टॉर्क आएगा नहीं, एंगल हो जाएगा 0। तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, इसलिए तो मैं निकालना चाहता हूँ टॉर्क अबाउट O। तो बताइए मेरे पास फोर्स कौन सा है, ये एक फोर्स है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बताइए 12 है, ये क्या हो जाएगा 12 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 12 sin थीटा। तो बताइए फोर्स क्या है आपका QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका 12 sin थीटा। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए यहाँ से आप इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, अच्छा लगेगा, देखिएगा कैसे अरेंज करके लिख रहा हूँ। Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए यार Q इंटू 2L इधर कर दो, ये ऐसे लिखिए और साइन थीटा।
अब आप इसको पहचानिए, ये कुछ आपको जाना पहचाना टर्म लग रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, Q इंटू डिस्टेंस। ये क्या आपका डायपोल मोमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका P, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया साइन थीटा। अब बताइए, जिस तरह मैंने R क्रॉस F को RF साइन थीटा लिखा था, तो क्या RF साइन थीटा को मैं R क्रॉस F नहीं लिखता, उसी तरह यहाँ पे ये क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इक्वल टू टॉर्क। यहाँ पे आपका ये P क्या है, P है आपका डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो आपको आई होप समझ में आएगा ये कैसे डिराइव हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता है एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक क्या है आपका कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने से हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने से हुआ क्या, जो आपका एफ नेट है वो क्या हो गया जीरो। मतलब देखिए इधर एक डायपोल है माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, इस पे फोर्स लग रहा है क्या क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ये, तो नेट फोर्स क्या है जीरो। नेट फोर्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स क्या है जीरो, यानी कि क्या ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, जो कि क्या टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि मुझे एक चीज बताइए कि अगर यहीं पे हम लोग अपने फील्ड को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो क्या होगा। कांस्टेंट नहीं होने का मतलब जैसे मान लें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ गया 2T, तो बताइए जैसे जैसे आप टाइम को चेंज करेंगे आपका फील्ड चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर हमारा फील्ड कुछ इस तरह हो तो बताइए कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो सिंपल है बॉस, एक चीज बताइए, अभी मेरे पास ट्रांसलेशन मोशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था रोटेशनल मोशन था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या था रोटेशनल मोशन था। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन भी आ जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा। क्यों पता है, अब एक चीज बताइए, एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर लग रहा है कुछ 2QE फोर्स, इधर लग रहा है कुछ QE फोर्स, तो बताइए क्या इस बार एफ नेट जीरो है, तो बिल्कुल जीरो नहीं है, जबकि किसके बराबर है वो QE के बराबर है। अब मैं डायरेक्शन के लिए दिखा रहा था और ये किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं अगर हमारा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ यानी यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर हम लोग को ट्रांसलेशन मोशन भी एक्सपीरियंस करना होगा और रोटेशनल मोशन दोनों एक्सपीरियंस होगा। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू।